सीतापुर गांव में बिंदु मटके वाली रहती थी। उस गांव में वो अकेले ही मटका बनाती थी, इसलिए उसकी आमदनी अच्छी थी। सारे गांव वाले बिंदु से ही मटका खरीदते थे। ये मटका कितने का? 15 रुपए का। अरे बाप रे बाप, बगल वाले गांव में तो 12 रुपए का है। तो आप वहीं जाकर ले लीजिए और आने जाने का किराया अलग 8 रुपए दीजिए, मतलब कुल मिलाकर 20 रुपए। नहीं, रहने दो, दे दो। बिंदु ग्राहकों से अपना दाम मनवा ही लेती थी। अब गर्मियों का मौसम नजदीक था और बिंदु ज्यादा से ज्यादा मटके बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि गर्मियों में उसके मटके ज्यादा बिकते थे। और एक दिन राजा और उनका वजीर बिंदु की दुकान पर आए। प्रणाम महाराज। देखो, हमें 200 मटके चाहिए पूरे नगर के लिए। तुम एक दिन में कितने मटके बना लेती हो? 5 महाराज। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। क्या हमें बगल वाले गांव से मटके खरीदने चाहिए? नहीं नहीं महाराज, मैं सारे मटके आपको 1 हफ्ते में दे दूंगी। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ महाराज। राजा के वहां से जाते ही बिंदु ने अपना काम शुरू किया। पहले दिन उसने 8 मटके बना लिए, लेकिन उन्हें सूखने और कड़क करने में और 2 दिन लगने वाले थे। मैंने महाराज को बोल तो दिया, लेकिन मैं ये करूंगी कैसे? बिंदु सोचने लगी और उसे एक युक्ति सूझी। वो बाजार गई और उसने वहां से प्लास्टर खरीद लिया। अब बिंदु ने मिट्टी में प्लास्टर का पाउडर मिला दिया, जिससे उसके घड़े बनते ही सूख गए। अब बिंदु खुश थी, क्योंकि दूसरे ही दिन बिंदु ने 30 मटके बना लिए थे। ऐसा करते करते 6 दिनों में बिंदु ने सारे 200 मटके बना लिए। सारे मटके देख बिंदु बहुत खुश थी। 7वें दिन वजीर आए और वो बिंदु के मटके देखकर चौंक गए। जरूर दाल में कुछ काला है। मिट्टी के मटके को बनकर सूखने में 3 दिन तो लगते ही हैं, और 7 दिन में 200 मटके बनाना असंभव है। वजीर ने एक मटका उठाया और उसे बजा कर देखा। उस मटके से गहरी आवाज नहीं आ रही थी। वजीर समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वजीर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि बिंदु को बंदी बना लिया जाए। बिंदु को राजा के सामने पेश किया गया और वजीर ने अपना संदेह बताया। अब तुम खुद सच बोलोगी या हम तुम्हें सजा दे? नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने ज्यादा मटके बनाने के लालच में मिट्टी में प्लास्टर मिलाया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम हमेशा ऐसा करती हो? नहीं महाराज, ये मैंने पहली बार किया है। राजा ने कुछ देर सोचा। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने दोबारा मिट्टी में प्लास्टर या कुछ और मिलाया तो तुम्हें आजीवन कारागार में डाल दिया जाएगा। मिट्टी जीवन है, लेकिन प्लास्टर जहर है, और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी प्रजा संकट में आए। लालच के लिए जहर का व्यापार ना करें, क्योंकि जीवन पैसों से बहुत ज्यादा कीमती है। रुद्र आज कई सालों बाद अपने गांव पहुंचा था, अपने दादाजी से मिलने। जैसे ही रुद्र गांव की सरहद पर पहुंचा तो उसका ध्यान पानी के घड़े ले जा रही कुछ औरतों पर पड़ा। अरे ये क्या, इतने साल हो गए, अब भी ये औरतें गांव के बाहर ठाकुरों के कुएं से पानी ला रही है। सरकार ने अब तक गांव में पानी नहीं पहुंचाया। वो पानी की समस्या को सोचते सोचते अपने दादाजी के घर पहुंचा। प्रणाम दादाजी। जुग जुग जियो मेरे लाल, बहुत बड़े हो गए हो तुम तो। और आप भी तो बूढ़े हो गए हैं दादाजी। कौन बुढ़ा, अभी तो मैं जवान हूँ। यकीन नहीं होता तो एक दौड़ लगा कर देख ले। ठीक है दादाजी। 60 बरस का हो गया हूँ, लेकिन अब भी पानी के 2-2 घड़े कुएं से यहाँ तक ला सकता हूँ, समझा? ये सब तो ठीक है दादाजी, पर अब तक सरकार ने गांव की पानी की समस्या को हल नहीं किया। और तभी गांव के मुखिया उनके घर आते हैं। सरकार कर भी क्या सकती है, ठाकुरों के आगे भला किस सरकारी ऑफिसर की चली है। प्रणाम। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। पर ऐसा क्यों? जब भी कोई सरकारी ऑफिसर गांव में बोरवेल या हैंडपंप लगवाने आता है
तो ठाकुर उसके पीछे अपने गुंडे भेज देता है और बेचारे ऑफिसर गांव से दुम दबाकर भाग जाते हैं। पर ये तो गलत है ना। पानी की समस्या के कारण गांव की प्रगति नहीं हो रही, पर ठाकुर चाहता है कि उसका दबदबा हमेशा बना रहे। मुखिया जी, आपने कहा था कि हमारे जो खेत है उसके नीचे सालों पहले पानी मिला था। हाँ, मिला तो था, पर फिर ठाकुर ने वहां बोरवेल खोदने नहीं दी। अब वो बोरवेल मैं खुदवाऊंगा और हैंडपंप भी लगवाऊंगा। देखता हूँ ठाकुर मेरा क्या करता है। नहीं बेटा, ठाकुर से पंगा लेना अच्छा नहीं है। दादाजी, आप ही कहते थे ना, दूसरे की भलाई के लिए उठाया गया हर कदम सही होता है, और आज आप ही मुझे रोक रहे हैं। बात तो तेरी सही है, पर अगर तू दिन दहाड़े बोरवेल का काम करेगा तो ठाकुर को पता चल जाएगा और वो तेरे काम में भी रुकावट डालेगा। मेरे हिसाब से अगर तू रात को अंधेरे में अपना काम करेगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और मैं अपने दोनों बेटों को भी भेज दूंगा तेरी मदद के लिए। ठीक है मुखिया जी, तो ये तय रहा कि हम रात के अंधेरे में बोरवेल खोदेंगे। उसी रात से रुद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। मुखिया के दोनों बेटे रुद्र की मदद कर रहे थे। वो तीनों बारी बारी खुदाई करते। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे। अब तक उन लोगों को पानी नहीं मिला था। यहाँ पानी है भी या नहीं? भैया, मुझे लगता है हमें किसी जानकार से बात कर लेनी चाहिए। मेरी बात मानोगे तो मैं किसी को जानता हूँ जो यहाँ भी पानी की धार पैदा कर सकता है। लेकिन तुम लोग सोचोगे कि मैं अंधविश्वासी हूँ, पर मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे चमत्कार देखे हैं। रुद्र भैया, एक बार आजमाने में क्या हर्ज है? शायद इससे हमारा भला ही हो जाए। रवि और किशन रुद्र को जंगल ले गए। वहां एक गुफा में एक साधु साधना में लीन था। जैसे ही तीनों अंदर आए, साधु ने अपनी आंखें खोली। मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्र, तुम्हारा संकल्प बहुत अच्छा है। तुम्हारे इस संकल्प में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साधु ने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और सामने एक हैंडपंप आ गया। हैंडपंप? किशन, ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है। इससे जैसे ही तुम अपनी खोदी हुई जगह पर लगाओगे तो इससे पानी अवश्य आएगा। और तो और, अगर कोई इसे उखाड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बिजली के झटके लगेंगे। अब ठाकुर तुम्हारे गांव में पानी आने से नहीं रोक सकता। तीनों ने साधु का आशीर्वाद लिया और गुफा से बाहर आ गए। वो हैंडपंप लेकर तीनों अपने खेत पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस हैंडपंप को वहां रखा, वो हैंडपंप अपने आप फिट हो गया और उसमें से पानी बहने लगा। ये देखकर तीनों दंग थे। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आखिर गांव में पानी आ ही गया। मैं अभी सारे गांव वालों को बताता हूँ। रवि दौड़ते हुए गांव वालों को बताने गया। कुछ ही देर में मुखिया, दादाजी और कुछ गांव वाले हैंडपंप के पास पहुंच गए और साथ में ठाकुर भी आया अपने गुंडों के साथ। उखाड़ फेंको ये हैंडपंप। जैसे ही ठाकुर के आदमियों ने हैंडपंप को हाथ लगाया, उन्हें बिजली के झटके लगने लगे। गांव वाले ये देखकर हंस रहे थे। ठाकुर, अब इस हैंडपंप को तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं उखाड़ सकता। मुखिया और गांव वालों की खुशी देखकर ठाकुर तिलमिला गया और गुस्से में वहां से चला गया। सारे गांव वाले खुश थे और रुद्र का संकल्प पूरा हुआ। आखिर गांव में पानी आ ही गया, जादुई हैंडपंप की वजह से। एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपनी आजीविका चलाता था। जो लकड़ियां श्याम जंगल से काटकर लाता था, वे उसके पिताजी अगले दिन बाजार में बेच दिया करते। एक दिन एक सेठ ने श्याम के पिताजी से कहा, मुझे कल से और ज्यादा लकड़ियां चाहिए। फिर जब श्याम अगले दिन जंगल गया तो उसने सोचा, आज तो जंगल के अंदर तक जाना पड़ेगा, तभी ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी। और ये सोच श्याम जंगल के अंदर तक गया।
तो उसे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखा जिस पर एक दरवाजा लगा हुआ था और वह चमक रहा था। अरे ये कैसा पेड़ है जिस पर दरवाजा लगा हुआ है? चल के देखता हूँ आखिर इस दरवाजे के अंदर है क्या। और फिर श्याम ने धीरे से वह दरवाजा खोल दिया। उसमें थोड़ी देर चलने पर देखा कि वहां तो एक पूरा शहर है। वाह, एक पेड़ में इतना बड़ा शहर। और श्याम शहर में घूम ही रहा था कि उसे आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये किसकी आवाज है? जब श्याम ने जाकर देखा तो एक गहरे गड्ढे में 2 आदमी फंसे हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। तो श्याम ने झट से अपने कमर पर बंधी रस्सी को खोला और गड्ढे में डाल दिया। ये लीजिए, ये रस्सी पकड़कर बाहर आ जाइए। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम कौन हो? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। मैं पेड़ के दरवाजे से आया हूँ। अच्छा, तो तुम जादुई दरवाजे से यहाँ आए हो। वह दरवाजा 10 साल में एक बार ही खुलता है और रात होते ही बंद हो जाता है। इसलिए तुम रात होने से पहले ही यहाँ से चले जाना, नहीं तो 10 साल बाद ही वापस जा पाओगे। ओह धन्यवाद, तो मुझे अभी चलना चाहिए। और ये कहकर श्याम चलने लगा तो उन व्यक्तियों ने उसे रोका और कहा, रुको, तुमने हमारी मदद की है, ये लो। ये एक जादुई लकड़ी का टुकड़ा है। तुम्हें जब भी लकड़ियों की जरूरत हो तो तुम बस इससे मांगना, ये तुम्हें दे देगी। वह लकड़ी लेकर श्याम थोड़ा आगे गया ही था कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो खांस रहा था। तो श्याम उसके पास गया और बोला, बाबा, आपको कोई मदद की जरूरत है? हाँ बेटा, मुझे लकड़ियों की जरूरत है, पर मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए खुद लकड़ियाँ काट नहीं सकता हूँ। तो श्याम ने अपनी जादुई लकड़ी से कहा, ए जादुई लकड़ी, मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ दो। और देखते ही देखते बहुत सारी लकड़ियाँ आ गईं और बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ और श्याम को एक थाली देते हुए बोला, ये लो बेटा, ये एक जादुई थाली है। इससे तुम जो भी खाना मांगोगे वे मिल जाएगा। मेरी मदद करने के लिए ये तुम्हारा उपहार है। धन्यवाद। रात होने वाली है, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। फिर श्याम जादुई दरवाजे से वापस जंगल में आ जाता है और रात को जब घर लौटता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं, बेटा, तुम आज कोई लकड़ियाँ नहीं लाए? पिताजी, अब हमें कभी लकड़ियाँ काटने की जरूरत नहीं है और अब हमें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास जादुई लकड़ी और थाली है। फिर श्याम ने अपनी जादुई लकड़ी से कहा, ए जादुई लकड़ी, मुझे लकड़ियाँ दो। तो ढेर सारी लकड़ियाँ उसके सामने प्रकट हो गई। फिर श्याम ने अपनी जादुई थाली से कहा, ए जादुई थाली, मुझे खाना दो। और श्याम के इस कहते ही वह थाली स्वादिष्ट पकवान से भर गई। ये पाकर दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो इस कहानी की सीख ये है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। इसका फल हमेशा अच्छा होता है।